हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, उसका हिस्ट्री और नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में। हम लोग ये लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेसन से। तो लेट अस स्टार्ट। कॉलोनियल एरा से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम बैंकिंग का हिस्ट्री देखेंगे कि इंडिया में बैंकिंग कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से बैंक्स थे। उसके बाद में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कैसे हुआ। फिर आगे के लेसन्स में हम लोग प्राइवेट बैंक्स के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, इंडिया में बैंकिंग का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है अबाउट 1770 में। 1770 में फर्स्ट हिंदुस्तान बैंक ओपन किया गया था। इट वाज नेचुरली अ यूरोपियन बैंक। बेसिकली इट वाज नॉट एन इंडियन बैंक, इट वाज अ यूरोपियन बैंक बट स्टार्टेड इन इंडिया एंड इट वाज कॉल्ड हिंदुस्तान बैंक विच वाज स्टार्टेड इन 1770। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में ये बैंक शुरू हुआ था एंड इट एंडेड इन 1832। 1832 में ये क्लोज कर दिया गया। उसके पहले देखिए 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक ओपन किया गया था। अगेन दिस वाज ओपन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो ये ब्रिटिश बैंक्स थी या फिरंगी बैंक बोल सकते हैं इनको हम। सो 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक ओपन किया गया था जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा। उसके बाद में 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक ओपन हुई बॉम्बे स्टेट में, और उस टाइम पे उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक ओपन की गई थी जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको क्रोनोलॉजी या कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैंक पहले ओपन हुई थी। तो इसलिए मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दे रखा है यहाँ पे। ये जो तीन बैंक्स थी, तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कैलकाटा और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही मर्ज कर दिया था और उसका नाम था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम रखा गया इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर मर्जिंग। और इसी बैंक को आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका नाम हुआ 1955 में। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक ओपन हुआ। दिस वाज अ प्राइवेट बैंक। This was a private bank in 1865 again in British era. 1894 में पंजाब नेशनल बैंक ओपन हुआ। अगेन इट वाज प्राइवेट एट दैट टाइम। 1906 में कैनरा बैंक ओपन हुआ। अगेन इट वाज प्राइवेट। एंड 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन हुआ। इट वाज अगेन प्राइवेट। सो ब्रिटिश एरा में आप देखेंगे ये सब प्राइवेट बैंक्स ओपन हुए, 4 प्राइवेट बैंक्स। और इसके साथ ही साथ देयर वर मल्टीपल्स ऑफ बाई 1930s बहुत सारे न्यू बैंक्स ओपन हुए थे इंडिया में। और अबाउट 1200 से ज़्यादा बैंक्स इंडिया में हो गए थे बाई 1930s। ऐसे जैसे ये तो 4 मेजर बैंक मैंने आपको बताया, प्राइवेट बैंक्स, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन छोटे छोटे बैंक्स ऐसे इंडिया में 1930s तक अबाउट 1200 छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स ओपन हुए थे। And these banks were serving mostly the business houses, industries. Okay, and it had very less to zero connect with the common people, with the common man. जैसे जो हमारे रूरल इंडिया में जो फार्मर्स थे, जो कॉमन मैन है, वो बैंकिंग का फ़ायदा नहीं उठा सक रहे थे ब्रिटिश एरा में और कुछ सालों तक इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। और उस टाइम पे एक और चीज़ था कि उस टाइम पे ये जितनी भी संस्थाएं थी प्राइवेट बैंक्स, ये कंपनी लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड होती थी। उस टाइम में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं था, तो सारी बैंक्स कंपनी लॉज में रजिस्टर हुआ करती थी, जिसमें बैंक से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे। उसकी वजह से देयर वाज नो डिसिप्लिन, देयर वाज नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन दिस बैंक्स। फिर RBI एक्ट 1934 में एनेक्ट हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन
के चलते, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इसका हिस्ट्री। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस से पहले से ही जो प्राइवेट बैंक्स थी या फिर इवन सरकारी बैंक्स, दे वर सर्विंग ओनली द सिलेक्ट फ्यू एंड इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड देर वॉज नो क्रेडिट डिसिप्लिन ऑल्सो। उसमें कोई क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं था, कई सारे फ्रॉड्स होते थे, कई फाइनेंशियल इश्यूज होते थे जो इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते थे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल नल था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि कॉमन मैन was not able to access, common man was not able to access, so there was no financial inclusion at all। तो इसका सॉल्यूशन था नेशनलाइजेशन। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब थी, इंदिरा गांधी जी जब हमारी प्रेसिडेंट थी, हमारी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था फर्स्ट टाइम इन 1969। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो प्राइवेट बैंक्स थी वो प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था। गवर्नमेंट टूक ओवर एंड हैड मोर देन 50% ओनरशिप इन दोज बैंक्स। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अभी गवर्नमेंट का होगा। सो मोर देन 50% ओनरशिप गवर्नमेंट का हो गया, मतलब इट बिकेम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, सो इट बिकेम पब्लिक बैंक्स। तो देखिए नेशनलाइजेशन में 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज की गई थी, 14 बैंक्स की लिस्ट है, और 1980 में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज लेटर ऑन आफ्टर 11 ईयर्स। लाइक उस टाइम पे भी श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर एंड शी थॉट दैट मोर बैंक्स हैव टू बी नेशनलाइज बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन इज स्टिल नॉट सफिशिएंट एंड देयरफॉर टोटल इस तरह से 20 बैंक्स नेशनलाइज की गई थी। 1955 में जैसे मैंने बताया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, और उसके कुछ 5 एसोसिएट बैंक्स भी थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मैंने आपको जैसे बताया तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स को कंबाइन करके जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। एंड देयर वर 5 एसोसिएट बैंक्स ऑल्सो विच वर इन द प्रिंसली स्टेट्स। तो वो 5 एसोसिएट बैंक्स कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। दीज वर ऑल प्रिंसली स्टेट्स। ये ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये प्रिंसली स्टेट्स में ये 5 स्टेट बैंक्स के एसोसिएट बैंक्स थे जो इंडिपेंडेंस के बाद भी कई सालों तक एज अ बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद या स्टेट बैंक ऑफ मैसूर इन्हीं नाम से वो लोग चल रहे थे। अभी रिसेंटली इन सब का मर्जर हो गया है, वो हम नीचे देखेंगे, और अभी देयर इज़ ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ एज ऑन टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट टुडे दैट इज़ 2022 देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। सो टोटल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 20 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, एक SBI थे और उसके 5 एसोसिएट्स थे, लेकिन अब इंडिया में केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए हैं, और उसके पीछे रीज़न है मर्जर। तो बहुत सारी बैंक्स इसमें मर्ज हो गई है एक दूसरे से, एंड बेसिकली अभी केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में हैं। तो उसमें से नंबर 1 पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके 5 एसोसिएट्स, और भारतीय महिला बैंक मर्ज हो गई है। भारतीय महिला बैंक देखिए बहुत ही रिसेंटली फॉर्म हुई थी, 2013 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया था इन ऑर्डर टू सर्व द वीमेन, लेकिन 2017 में स्टेट बैंक के साथ में ये मर्ज भी हो गई थी। तो केवल 4 साल तक ये इंडिपेंडेंट बैंक थी, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में ये मर्ज हो गई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज विथ 5 एसोसिएट बैंक्स एंड भारतीय महिला बैंक। तो ये सारी ये दिस 6 बैंक्स एंड दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ नाउ 1 बैंक। उसके बाद में देखिए पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक उसमें अभी 2017 में रिसेंटली ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज़ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज्ड एंड देयर वॉज 1 एंटिटी नोन एज पंजाब नेशनल बैंक। फिर 3rd नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक और देना बैंक भी थे पहले, बट विजय बैंक और देना बैंक मर्ज होके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई है। देन देयर इज़ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक इज़ मर्ज्ड। उसके बाद में आती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक हैव बीन मर्ज्ड इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, so this is 1 entity now। उसके बाद में आता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एक अगेन एक नेशनलाइज बैंक है। देन इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक वॉज मर्ज इनटू इंडियन बैंक। देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक,
Bank of Maharashtra, Punjab and Sindh Bank. These are the total 12 public sector banks as on today. देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ स्विफ्ट. नाउ व्हाट इज स्विफ्ट? स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस. बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ एक याद रखना है कि स्विफ्ट माध्यम से जो इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र्स होते हैं, इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शंस स्विफ्ट के माध्यम से होता है. ये एक सिस्टम है एंड बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ स्विफ्ट. आपको ये याद रखना है. यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट लिख रखा है कि एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया भी फॉर्म हुआ था विच वॉज नेशनलाइज्ड इन 1980 बट देन इट वॉज अक्वायर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक इन 1993. सो पंजाब, ये जो यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ने उसको 1993 में ही अक्वायर कर लिया था. फर्दर ऑल्सो अगेन टू सर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे रूरल एरियाज़ के लिए मैंने बताया था, कुछ रूरल रीजनल रूरल बैंक्स फॉर्म की थी गवर्नमेंट ने. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड फॉर्म हुआ था. ये सारे इंस्टीट्यूशंस को हम डिटेल में आगे देखेंगे, इनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, कैसे फॉर्म हुआ था. लेकिन जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्यों हुआ था? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, सो दैट द कॉमन मैन एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, common man and different sectors of economy are benefited because of the banking sector. तो देखिए nationalization of बैंक से तो the banking sector came at the doorstep of a common man and there were some sectors of the economy which needed more support of banking system. तो जैसे एग्रीकल्चर allied activities के लिए नाबार्ड फॉर्म हुआ, हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए नेशनल हाउसिंग बोर्ड NHB फॉर्म हुआ था विच ऑल्सो परफॉर्म सम बैंकिंग फंक्शंस. सिडबी फॉर्म हुआ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए एंड एक्जिम बैंक फॉर्म हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फॉर्म हुआ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए. सो दीज अगेन वेर द 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच वर फॉर्म्ड. उसके बाद में आइए देखते हैं कुछ और हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एनैक्ट हुआ था 1949 में एंड दिस एक्ट वाज एनैक्टेड थ्रू द मीन्स ऑफ RBI एक्ट 1934. जैसे मैंने बताया था RBI एक्ट 1934 में बैंकिंग रेगुलेशन को रिलेटेड कुछ क्लॉजेस है और उसी क्लॉजेस का यूज़ करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एनैक्ट हुआ था 1949 इंडिपेंडेंट इंडिया में. इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ था 1955-56 में. ये आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दे रखा है यहाँ पे. अब आइए देखते हैं कि नेशनलाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनलाइजेशन? अभी नेशनलाइजेशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन तो अचीव थोड़ा बहुत हुआ है एंड वी आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. जैसे एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट्स, माने गवर्नमेंट विल डिसाइड इंटरेस्ट रेट्स, सो इट इज़ नॉट मार्केट ओरिएंटेड. मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स नहीं है, तो मार्केट बेस्ड मनी मार्केट इज़ नॉट देयर. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है यहाँ पे. तो एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट्स हो गया. सेकेंड चीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया था क्योंकि सारे मतलब मोस्ट ऑफ द मेजर बैंक्स इंडिया के नेशनलाइज हो गए थे, तो पॉलिटिशियंस ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू किया. सो देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. देन ट्रेड यूनियंस, because it became a public entity, then naturally trade unions form हो गए. Voluntary retirements was another problem. Then high reserve requirement, उस टाइम में जब nationalize हुआ था, because there was no credit discipline much, तो जो हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट था वो बहुत हाई था. जैसे CRR was about 15% और more than that at that time. जैसे आज की तारीख में CRR is about 4 to 4.5%. उस टाइम में बैंक्स को अबाउट 15% CRR रिक्वायरमेंट था विच वॉज वेरी हाई. द बैंक्स हैड टू कीप 15% ऑफ ऑल देयर डिपॉजिट इन प्योर कैश फॉर्म विच वॉज नॉट वेरी सूटेबल फॉर देयर बिजनेस. एंड देन इट वॉज हार्ड टू गेट लोन्स फॉर बिजनेसेस.
अगेन ये जो भी नेशनलाइज तो हुई, लेकिन बिजनेसेस के लिए लोन प्राप्त करना बहुत मुश्किल था नेशनलाइज बैंक से, बिकॉज ऑफ देयर प्रोसीजर्स एंड बिकॉज ऑफ द mere बाबूगिरी दैट वाज प्रेजेंट इन दोज इंस्टीट्यूशंस। और इसी के कारण से हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जो हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था शॉर्ट वीडियो ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।